नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं AC सिग्नल का इफ़ेक्ट। AC सिग्नल का इफ़ेक्ट ऑन प्योर इंडक्टिव और एंड प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क। क्लियर है? दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक सर्किट में केवल एक इंडक्टर लगाकर उस पर AC अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि उससे क्या इफ़ेक्ट होता है। सेम इज़ एक कैपेसिटर लेंगे और उस पर AC अप्लाई करेंगे और उससे उस कैपेसिटर पे क्या इफ़ेक्ट होता है हम ये देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AC थ्रू प्योर इंडक्टिव और इंडक्टेंस सर्किट। सिंपल सा, जब भी हम किसी सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस सर्किट में क्या फ्लो होने लगता है, करंट। अभी तक हमने देखा, हम एक रजिस्टर पे कोई करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके 2 पॉइंट, 1 पॉइंट हायर वोल्टेज पे होता है, एक लोअर पे। सो क्या होता है, वहाँ से करंट फ्लो होता है। सेम एज जब हम इंडक्टिव का इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इंडक्टेंस क्या है, इट इज़ जस्ट अ कंडक्टिंग वायर, कॉइल ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। तो इस कंडक्टिंग वायर पर जब हम AC अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इस AC वोल्टेज के कारण इससे क्या फ्लो होने लगेगा, AC करंट। तो इसका सर्किट देखें। सो सिंपली हमारा एक सिंपल सा सर्किट, एक इंडक्टर जो है वो क्या है, एक कॉइल। सो इट इज आर इंडक्टर। इस इंडक्टर पर हम AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो AC सिग्नल जो जनरेट करता है वो क्या होता है, AC सोर्स। और AC सोर्स का सिंबल हमें पता है, दैट इज आर AC। ये क्या है हमारा AC सोर्स। मान लीजिए ये क्या है हमारा वोल्टेज V, और इस V के कारण इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या हो गया, I। इंडक्टर की वैल्यू क्या है, L। ये हमारा इंडक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, L। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में इस सर्किट से क्या फ्लो होने लगता है, करंट। ये जो करंट है इसकी RMS वैल्यू, यानी ये जो करंट I फ्लो हो रहा है, इट इज़ एन अल्टरनेटिंग करंट, पर इसकी जो RMS वैल्यू होती है दैट इज़ I। इसकी I नॉर्मल RMS वैल्यू है और I मतलब एक सिंपल करंट। करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ वोल्टेज क्या है, दैट इज V अपॉन रेजिस्टेंस। अब जब भी हम रेजिस्टेंस AC अप्लाई करते हैं तो रेजिस्टेंस के प्लेस पर क्या जाता है, रजिस्टर के केस में वो हो जाता है इम्पिडेंस। पर इसके अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में ये क्या हो जाता है, रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस जो होता है वो आपने 12th में वैसे पढ़ रखा है, हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि जब इंडक्टर होगा तो ये रिएक्टेंस कैसा होगा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इट्स वैल्यू इज XL, और XL की वैल्यू आपको पता होगी 2πfL, या फिर हम कहें ओमेगा L। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू, हमारे करंट की RMS वैल्यू। सो वी नो दैट XL क्या होता है, XL इज ओमेगा L। ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2πfL। यह वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो IRMS कितना हो जाएगा, दैट इज V अपॉन 2πfL। मतलब जब हम AC अप्लाई करते हैं तो उस AC के कारण इस सर्किट में AC करंट फ्लो होगा, इस AC वोल्टेज से इस सर्किट में AC करंट फ्लो होगा, और जिसके RMS वैल्यू क्या होगी, V अपॉन 2πfL। एज वेल एज ये जो करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये वोल्टेज से लैग होगा। लैग कितने डिग्री, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर करंट जो है लैग करता है वोल्टेज को। हम ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री। सो
इसका अगर हम फेजर डायग्राम और कहीं वेव डायग्राम देखें तो वो वेव डायग्राम कैसा होगा, सिंपल सा। अगर ये हमारी वाइट कलर्ड वेव हमारी क्या है, वोल्टेज वेव है। सो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज की स्टार्टिंग जो है वो क्या हो रही है, 0 से, और करंट जो है वो कितने से लैग कर रहा है, दैट इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री किस प्लेस पे होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज होगा उसके मैक्सिमम, दैट इज पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। सो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज पाई बाय 2। इस प्लेस से हमारा करंट क्या होगा, स्टार्ट होगा, उसकी फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कब होगी, ये क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड का होगा, एम्पलीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर। तो ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो कर रही है, दैट इज योर करंट। क्लियर है, ये क्या है, हमारा करंट है। इसके फेजर डायग्राम की बात करें तो हमने कल ही बात की थी या प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी। फेजर डायग्राम, अगर हमारा वोल्टेज क्या है, स्टार्टिंग पॉजिटिव जो है वो किसकी है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आर वोल्टेज फ्रॉम 0, और करंट उससे कितने 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट आई, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 90 डिग्री। नाउ वी नो दैट कि जब ये क्या है, एक इंडक्टेंस या इंडक्टर जो है वो क्या है, इट इज़ अ कंडक्टिंग वायर, जो किस फॉर्म में है, कॉइल के फॉर्म में। तो जब हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगता है। एसी करंट के, एसी वोल्टेज के कारण जो एसी करंट फ्लो होता है उसके कारण इस पर्टिकुलर कॉइल में यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के जनरेट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि एक पोटेंशियल जनरेट करती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज के इक्वल, वीटी के इक्वल। और जैसे जैसे ये फ्लक्स की वैल्यू यानी इस आई की वैल्यू चेंज होती है, इस वीटी की वैल्यू भी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। और इसलिए यहाँ पर जो L, अगर L आपका क्या है, कांस्टेंट है, परमेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका VT जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के, यानी फ्लो होने वाले करंट के। ये जो वोल्टेज है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो होने वाले करंट के। अगर आपकी परमेबिलिटी कांस्टेंट है तो VT क्या हो जाएगा, VT इज प्रोपोर्शनल टू IT। सो अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो VT क्या हो जाता है, VT इज इक्वल टू LIT, और L ये हमारा क्या है, दैट L इज आर इंडक्टेंस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि जब हम इंडक्टर में AC सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, उस पर वोल्टेज और करंट पर क्या इफेक्ट होगा। वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है, करंट लैग करता है। एंड इसका फेजर डायग्राम आपके सामने। क्लियर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। अब हम चेक करेंगे कि जब हम AC सिग्नल को कैपेसिटर पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। नाउ अब हम बात करते हैं एक कैपेसिटर पर AC अप्लाई करने पर उस पर क्या इफेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लें, एक कैपेसिटर हमने लिया, ये हमारा क्या हो गया, एक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। इस कैपेसिटर पर हमने अप्लाई किया हमारा एक AC सिग्नल, तो उसके लिए हमने इस सर्किट पे क्या लगा दिया है, एक AC सोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, V। इससे इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा, दैट इज I, और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, C। तो इस सर्किट पर, इस कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला वोल्टेज दैट इज VT किसके इक्वल होगा, फ्लो होने वाले यानी इस पर स्टोर चार्ज के। क्लियर है। तो यह हमारे सर्किट में जब भी हम किसी कैपेसिटर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो है
ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या करेगा, इस सर्किट पर करंट को फ्लो करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट हायर वोल्टेज पर और सेकंड पॉइंट लोअर वोल्टेज पर वोल्टेज डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सो इसमें जो करंट फ्लो होगा उस करंट की RMS वैल्यू जो होगी दैट इज I इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मली वी नो दैट इज V अपॉन वोल्टेज अपॉन व्हाट, अपॉन XC। अब ये XC क्या है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमने इंडक्टर के केस में ये क्या लिया था, XL। हमने कहा था कि कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस और के केस पे क्या आ जाता है, दैट इज रिएक्टेंस। कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाए, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज XC। XC की वैल्यू क्या होगी, XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा क्या है, ओमेगा इज आर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा की वैल्यू पुट करें दैट इज 2 पाई f। तो XC की वैल्यू क्या आ जाएगी, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। जब हम ये वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई FC इस प्लेस पर रख देते हैं तो क्या होगा, I इज इक्वल टू दैट मीन्स IRMS। ठीक है, ये क्या है, RMS वैल्यू है करंट I की। सो दैट इज V अपॉन 1 अपॉन 2 पाई FC। क्लियर है, V अपॉन 1 अपॉन 2 पाई f। तो ये क्या होगा, अपॉन की वैल्यू ऊपर जाएगी और क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 पाई f V C। तो हमारा RMS वैल्यू या हमारी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज नाउ ये जो करंट है, ये करंट वोल्टेज से लीड करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगा। इंडक्टर में क्या हो रहा था, लैग कर रहा था, पर यहाँ पर वो क्या करता है, लीड करता है। दैट इज वाई कि यहाँ अगर हम इसका वेव डायग्राम देखें तो वेव डायग्राम क्या होगा, अगर हमारा वोल्टेज स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से, इट इज आर वोल्टेज वेव। So that is pi by 2, 0, pi by 2, pi again that is 3 pi by 2 and it is 2 pi। हमने क्या कहा कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये क्या है, थीटा। ये पर्टिकुलर वेव क्या है, हमारी वोल्टेज वेव। अब इस वोल्टेज वेव को के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज वेव क्या हो रही है, लैग हो रही है। वोल्टेज वेव लैग हो रही है किससे, करंट से। मतलब करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो करंट लीड करेगा कितने डिग्री से, 90। तो 90 अगर ये इस साइड है तो करंट का 90 कहाँ से होगा, 0 से। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, हमारी करंट वेव शो होगी और यहाँ पर एंड होगी। तो ये हमारी ब्लू लाइन क्या शो कर रही है, करंट वेव। सो वी नो दैट वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू VM। VM क्या है, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू, दैट इज VM। ये हमारा क्या है, VM। VM कौन सी वेव है, ये साइन वेव। सो इट इज साइन थीटा। नेक्स्ट करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज I इज इक्वल टू I am साइन। इस पर्टिकुलर वेव से 90 क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। सो हमें पता है कि जब ये 90 शिफ्ट होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो थीटा है वो कितने से शिफ्ट हो जाता है, दैट इज पाई बाय 2। अब वो क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है। दैट इज वाई, यानी वो पहले है। तो हमें पता है लीड के केस में क्या होता है, हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। दैट इज वाई थीटा इज पाई बाय 2।
फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमने अभी देखा हमारा करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो करंट हमारा I यहाँ पर होगा एंड वोल्टेज क्या है, लैग कर रहा है, तो वोल्टेज V। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, दैट इज 90, इट इज 0। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम। अब ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, ये पावर जो पावर एब्सॉर्ब करता है वो पावर कितना होगी, 0 होगी, बिकॉज कि हम जितना वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो क्या है, करंट के फॉर्म में फ्लो होता है। करंट के फॉर्म में ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर पे जाकर चार्ज होगा, कैपेसिटर इससे चार्ज होगा और जितना चार्ज फ्लो होता है और कैपेसिटर पे स्टोर होता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज इकट्ठा, वोल्टेज कलेक्ट होगा। तो हमें पता है कि नाउ वी नो दैट क्यू टी इज इक्वल टू सी वी टी, दैट इज, सो वी नो दैट Q क्या है, Q को हम लिख सकते हैं, इट इज अ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। सो जैसे जैसे यानी एक चार्ज इंस्टेंस, एक इंस्टेंस पर कोई चार्ज एक प्लेस पर, मान लीजिए एक टाइम इंस्टेंट पर टी टाइम पर कोई चार्ज यहाँ पर था और t1 टाइम पर वो चार्ज कहाँ पहुँच गया, यहाँ। तो ये चार्ज का ये जो फ्लो है यही तो क्या शो करता है, दैट इज योर करंट। तो करंट आई टी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी अपॉन डी टी। सो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया, डी क्यू टी अपॉन डी टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में हमने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट। सी देन डी वी टी बाय डी टी। क्लियर है। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, वोल्टेज की, कि वोल्टेज कितना हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सी क्या है, कांस्टेंट, वो इस साइड आ जाएगा और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आई टी। तो इस इक्वेशन को हमने डी क्यू टी अपॉन डी टी को क्या लिख दिया, आई टी। सो इट विल बी आई टी। ये जो सी है कांस्टेंट, वो इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में। सो दैट इज सी इज इक्वल टू डी वी टी अपॉन डी टी, तो इट इज डी वी टी अपॉन डी टी। ठीक है, आई होप क्लियर है। नाउ इस डिफ्रेंशिएशन को हटाने के लिए हम क्या कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें। जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टी। सी क्या है, 1/c इज कांस्टेंट, तो दैट इज 1 अपॉन सी। आई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किस में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, दैट इज आवर वोल्टेज। ये क्या है, हमारा वोल्टेज। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज। सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि जब हम वो किसी कैपेसिटिव नेटवर्क पर एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस एसी का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा कि इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, देन हमने बात की इनके वोल्टेज वेव की वैल्यू क्या होगी, इसके करंट की वैल्यू क्या होगी, देन इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, देन क्या वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सॉरी हाँ वोल्टेज की वैल्यू, देन करंट की वैल्यू क्या होगी, एज वेल एज जो अप्लाइड जितना चार्ज स्टोर हुआ उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आई होप कि आप सभी को एसी सिग्नल को कैपेसिटिव और इंडक्टिव नेटवर्क में अप्लाई करने पर जो इफेक्ट होता है वो समझ आ गया होगा। अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर इंडक्टर जो है, इंडक्टर से एसी पास हो जाती है, वो तो क्लियर है, पर कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो इन दोनों प्लेट में से करंट पास कैसे होता है, करंट रुकता क्यों नहीं है, करंट, क्योंकि दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, दोनों के बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। दैट इज वाई कैपेसिटर में एक्चुअली करंट कैसे फ्लो होता है।
तो इस फिनोमिना को हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।